नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के संस्करण में जिसका नाम है आर्थिक समीक्षा 2022-23। देखिए, आर्थिक समीक्षा एक दिन पहले पेश की जाती है बजट के, ठीक है। और निर्मला सीतारमण ने इसे पेश कब किया है? तो 31 जनवरी 2023 को। बजट कब पेश होता है? तो 1 फरवरी को, ठीक है। आर्थिक समीक्षा के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार इस समय कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन। देखिए, कुछ बातें जान लें। 1950-51 में पहली बार आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया। 1954 में आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ प्रस्तुत हो गया। 1964 में क्या हो गया? आम बजट के साथ शुरू हो गया। ये आपसे वन लाइनर पूछा जा सकता है। और 1964 के बाद ये आम बजट के एक दिन पहले चालू होना हो गया। 1950-51 से शुरू हुआ, 1964 में क्या हो गया? ये साथ में कर दिया गया। 1964 तक आर्थिक समीक्षा 7 तक प्रस्तुत किया गया और 1964 के अगले वर्ष ये एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा। यानी 1964 से ये चल रहा है। आर्थिक समीक्षा में राजकोषीय घाटा। देखिए, राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमने बजट में देखा था 5.9% राजकोषीय घाटा 2023-24 के लिए आकलन किया गया, ठीक है। अभी राजकोषीय घाटा अनुमानित नहीं है, राजकोषीय घाटा अनुमानित नहीं है। और इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा गया है। इन्होंने, देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में 2 प्रकार के डेटा आते हैं। एक होता है अनुमानित, यानी जो अनुमान लगाते हैं, और एक जो सही आकलित होता है, यानी उसको कहते हैं अंतिम। पहले हम अनुमान लगाते हैं और उसके बेस पर जो डेटा आता है उसका सही अंतिम आकलन करते हैं। देखिए, इन्होंने 2022-23 का अनुमान लगाया है कि 6.4% राजकोषीय घाटा होगा। और डेटा चूँकि लेट आता है, इस कारण ये एक साल पहले का अनुमान लगाया जाता है। 2021-22 का डेटा पूरी तरह आ चुका है और कितना घाटा रहा है? 6.7% राजकोषीय घाटा, ठीक है। देखिए, ये भी अनुमान के तौर पर लगाया गया था। जीडीपी में वृद्धि, और वो कितना लगाया गया? 2021-22 का कितना अंतिम अनुमान आया? 8.7% से भारत वृद्धि किया। और अग्रिम अनुमान 2022-23 का डेटा अभी तक पूरी तरह नहीं आया है, तो 7% लगाया गया है। और भविष्य में 2023-24 में 6.6 से 6.8% आर्थिक सर्वेक्षण ये उम्मीद करता है कि भारत इस प्रतिशत से वृद्धि करेगा, ठीक है। किस प्रतिशत से? 6 से 6.8। वहीं बजट कितना करता है? 7%। याद रखिएगा चीज़। आगे आते हैं हम लोग। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को, एक एक करके देखते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा किस प्रकार जीडीपी के प्रतिशत में बढ़ा और घटा है। 19-20 में 4.7%, कोरोना काल में 9.2%, 21-22 में 6.7% जैसा अंतिम अनुमान था, और 6.4% 22-23 में ये अनुमानित है। ये राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा हमेशा याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। मुद्रास्फीति को देखें तो यानी महंगाई। देखिए, ये है उपभोक्ता स्तर पर और यह है थोक मूल्य स्तर पर। हम लोगों को पता है 2 होता है, WPI और CPI, इसी पर आकलित किया जाता है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, उपभोक्ता मूल्य पर 2022-23 का आकलन क्या है? 6.8%, और थोक मूल्य पर 11.5%। देखिए, कभी भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है वो थोक मूल्य सूचकांक से पहले आता है। जैसे कोई एक कोयला कंपनी है, अगर वो कोयला का दाम बढ़ाएगी, ठीक है, कोयला का दाम बढ़ाएगी, तो उसका असर कुछ महीने बाद
मार्केट पर दिखता है, ठीक है, जिस कारण इनमें फ़र्क दिखता है, ठीक है, जो कि दोनों महंगाई ही है, लेकिन फ़र्क इसलिए दिखता है क्योंकि कोयले के दाम बढ़ने से इनडायरेक्टली कई महीने बाद मार्केट में चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो अभी कितना है 6.1% और थोक मूल्य क्या है 11.5%। आगे देखते हैं हम लोग भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का क्या रिकॉर्ड रहा है। देखिए 2019-20 में $478 बिलियन, 577 बिलियन डॉलर कब 2020-21 में, 607 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड स्तर तक भारत पहुंच गया था, और 2022-23 तक 563 बिलियन डॉलर आपका भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। वहीं जीडीपी वृद्धि दर देख लेते हैं 19-20 में 3.7%, ठीक है। अब देखिए कोरोना काल में कितना है -6.6। कोरोना खत्म होने के बाद एकदम से वृद्धि दर ऊपर आई 8.7, फिर थोड़ा कम हुआ 7.0 और 23-24 में आकलित है 6 से 6.8%, ठीक है। सेवाओं में देखते हैं किस प्रकार वृद्धि हुई है। 3 सेक्टर होते हैं, कौन कौन, प्राथमिक, द्वितीयक और सेवाएं। तो पहले प्राथमिक देख लेते हैं। देखिए कृषि और संबंधित गतिविधियां, ठीक है। कृषि में 2019-20 में 5.5% की वृद्धि हुई, फिर कोरोना काल से आगे बढ़कर 3.3, फिर उसके आगे 3 और फिर ये अभी भी 3.5 पर चल रहा है, ठीक है। वहीं मध्यम सेक्टर में देखें तो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 10.3%, कोरोना काल के बाद कोरोना काल में 3.3 और कोरोना काल से पहले -1.4 और अभी क्या चल रहा है तो 4.1%। वहीं सेवा में देखें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि है जो अमूमन दिखता है 9.1%, कोरोना काल में -7.8 जा चुका था। हम लोग कह सकते हैं कोरोना काल में अगर कोई पॉजिटिव में रहा है तो वो रहा है प्राइमरी सेक्टर का कृषि। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत और अन्य देशों ने कार्बन को ख़त्म करने के लिए कुछ लक्ष्य बनाए हैं। जैसा कि आपको पता है भारत का लक्ष्य क्या है, 2070 तक शून्य कर देना है। चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब में 10 साल पहले ही बना रखा है, तुर्की 2053 तक, और जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, ठीक है, खासकर जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने कितना बनाया है 2050 तक। अगर आपको डेवलप्ड नेशन की बात आए, ठीक है, रूस को छोड़कर, ठीक है, तो इन सब ने क्या बना रखा है 2050, और एक लौता जर्मनी है जो 5 साल पहले ही शून्य कार्बन लक्ष्य को हासिल करने के क्षमता रखता है, ठीक है, 2045। आगे देखते हैं मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, ठीक है। देखिए सेवाओं में कितना आपने देखा था अभी 9.1% 2022-23 में, औद्योगिक क्षेत्र में 4.1% और कृषि क्षेत्र में सबसे कम है 3.5%। तो ये याद रखिएगा, कृषि 3.5%, औद्योगिक क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा वृद्धि है 4.1% और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में है तो सेवाओं में। अब देखते हैं हम लोग वर्ष 2022-23 में विभिन्न क्षेत्र में भारत का स्थान, ठीक है। देखिए वैक्सीन निर्माण में क्या स्थान है, पहला, दोपहिया और तिपहिया निर्माण में पहला, दूध उत्पादन में पहला। देखिए इन तीनों में क्या है भारत पहला स्थान। इस्पात के मामले में उत्पादन में दूसरा, मोबाइल फ़ोन में दूसरा। सोचिए विश्व में भारत अभी 10 साल पहले भारत में मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्रियाँ ना के बराबर थी, और अभी भारत क्या है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश बन गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, अंडे में क्या है तीसरा, ऑटोमोबाइल यानी कार बनाने की फैक्ट्री या फिर ट्रक बनाने की फैक्ट्री में तीसरा, अंडा, ऑटोमोबाइल।
और फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ बनाने में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग यात्री गाड़ियों बनाने में। देखिए ये ऑटोमोबाइल क्या है, 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ बनाते हैं वो है। और आपसे पूछे यात्री गाड़ी में क्या है, तो चौथा स्थान है। और रेलवे नेटवर्क में क्या है? चौथा स्थान है। विदेशी मुद्रा भंडार में विश्व में क्या स्थान है? छठा। विश्व व्यापार में सेवा के निर्यात में सातवां। सौ से सेवा, सौ से निर्यात में सातवां। मांस में आठवां। और विश्व व्यापार सेवा आयात में कितना है? तो 10वां। आपसे क्वेश्चन पूछे कि हम सेवा निर्यात ज़्यादा करते हैं, सेवा आयात ज़्यादा करते हैं, तो सेवा निर्यात ज़्यादा करते हैं, इसीलिए हमारी सेवा में क्या है? 9.1% की वृद्धि है। जबकि उद्योग में क्या है? हम 4.1%। और प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? 3.5%। चलिए आगे देखते हैं आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट। देखिए आर्थिक समीक्षा को 12 अध्यायों में बांटकर पढ़ा गया है। ठीक है, एक एक करके हम अध्याय को देखेंगे। पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 पूर्ण सुधार। देखिए इसमें क्या बताया है? देखिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर हम लोग पढ़ चुके हैं। कितना परसेंट? 6 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा कहता है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर कितना है 2021 में? 7.1%। देखिए इसको डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसको वर्किंग एज पॉपुलेशन भी कहते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना होता है? तो 15 से लेकर आपको 60 वर्ष तक। ठीक है, इसी में होता है लगभग वर्किंग एज पॉपुलेशन। और जो बेरोजगारी है वो इन्हीं के बीच में देखी जाती है, इन्हीं लोगों के बीच में। अब बेरोजगारी क्या होता है? वैसे सक्षम लोग जो काम कर सकते हैं और उनको इच्छा भी है काम करने की, इसके बावजूद उनको काम नहीं मिल रहा है। यानी इनमें से 100% में से कितने परसेंट लोग बेरोजगार हैं? 7.2%। यानी 100 में हर एक 7 आदमी बेरोजगार है, जो काम करने के लायक भी है और उसकी इच्छा भी है। देखिए भारत के लिए कुछ विभिन्न एजेंसियों ने अग्रिम अनुमान लगाया है 2023 के लिए भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी। देखिए बजट क्या कहता है? 7%। एडीबी 7%, मूडी 7%, फिंच 7%। वर्ल्ड बैंक को थोड़ा कम लगता है 6.9%। आईएमएफ को थोड़ा और कम लगता है 6.8%। जिस प्रकार इकोनॉमिक सर्वे बताया है, तो सबसे ज़्यादा याद रखना है आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कि ये लोग क्या कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक कहता है ज़्यादा ग्रोथ करेगा, आईएमएफ कहता है थोड़ा कम ग्रोथ करेगा। आरबीआई कहता है कि हम इकोनॉमिक सर्वे को भरोसा करते हैं। एसबीआई कहता है हम भी इकोनॉमिक सर्वे को भरोसा करते हैं। और ओईसीडी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक संगठन है वो कहती है नहीं, हम और कम भरोसा करते हैं, 6.6%। ठीक है, देखिए इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर कितना अनुमानित है? 6.9%। ठीक है, जितना कि इकोनॉमिक सर्वे में 6 से 6.8% तक अनुमान लगाया गया है। देखिए पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आपसे पूछे सीधा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कौन नंबर पे है? तो 5वां है। और पीपीपी आधार पे कितना है? तो तीसरा है। देखिए दूसरा अध्याय क्या है? भारत का माध्यमिक विकास प्रदेश है। इसमें कुछ विशेष नहीं है, ये बस यही दर्शाता है कि पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत विकास प्रदेश में बेहतर नज़र आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले वर्षों में पूरी क्षमता के साथ विकास होगा। ठीक है, कुछ योजनाएं लाई गई थी जैसे एनआईपी, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एक ऐसा माध्यम होता है जिसके अंदर सरकार कुछ पैसे डालती है। ठीक है, और उन पैसों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से बड़े संरचना के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, जैसे एनएमपी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2021 लाया गया था, तो ये बुनियादी ढांचे बनाने में मदद करेंगे। बस इतना सा है। अगले अध्याय में आते हैं हम लोग राजकोषीय विकास एवं राजस्व सुधार। एक सेकेंड। देखिए
अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। यानी राजस्व में वृद्धि कैसे दर्ज होगी? भारत का जो राजस्व जहां आता है पैसा, उसमें वृद्धि कितनी दर्ज की गई? 15.5%। और ये किसकी देन है? तो ये जीएसटी की देन है प्लस डायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों ने मिलाकर कितने परसेंट वृद्धि की है? 15.5%। यानी 15.5% सरकार की आय बढ़ गई है। और ये कितना होता है? करीबन 1.49 लाख करोड़। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार ने क्या किया? पूंजीगत व्यय पर विशेष बल दिया। पूंजीगत व्यय क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज का निर्माण करना, ठीक है, पुल का निर्माण करना, ठीक है, जिससे भविष्य में उससे कुछ क्या हो? इनकम हो। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति में भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच अंतर की घनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण जीडीपी के एक दायरे में रखना संभव होगा। आगे देखते हैं। पीटी में आपसे फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो समझते हुए चलते हैं हम लोग। देखिए, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। इस चौथे अध्याय में सरकार ने क्या कहा है कि रेपो दर में संचयी तौर पर 255 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। ये जरूरत नहीं है आपको ध्यान रखने की। सकल गैर निष्पादित जीएनपी, देखिए जीएनपी क्या होता है? जीएनपी, ठीक है, ये होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये ऐसे एसेट होते हैं जो बैंकों के द्वारा किसी कंपनी को लोन दिया जाता है और वो कंपनी क्या होती है? डूब जाती है, ठीक है। तो बैंकों के द्वारा जितना भी लोन दिया गया है, ठीक है, उस 7 वर्षों में बैंकों, मान लीजिए बैंक ने 100 लोन दिए, इसमें 5 लोन क्या है? 100 रुपये लोन दिए, तो इसमें 5 रुपये लोन क्या है? वो वापस आया ही नहीं, ठीक है। तो कहता है कि जितना भी अभी 7 वर्ष में वापस नहीं आया, वो सबसे निचले स्तर पर 5% पर पहुंचा है। यानी अब सिर्फ 5 ही रुपया वापस नहीं आ रहा है, जबकि ये पहले 7 से 12% तक पहुंच चुका था, ठीक है। कहता आगे, भारत में वित्त वर्ष 2023 में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अच्छे समकक्षों को पीछे छोड़ा। 5वें अध्याय में आते हैं हम लोग। कीमतों और मुद्रास्फीति, देखिए महंगाई की बात हो रही है यहाँ पर। कहता है खुदरा महंगाई यानी कस्टमर के स्तर पर 7.8% के शिखर पर पहुँच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक है। देखिए महंगाई सभी देशों में हुई, लेकिन भारत में क्या है? 7.8% तक ही पहुंची। चूँकि ये भारत के लिए ज़्यादा है, इसके बावजूद विश्व में सबसे कम है, यानी सबसे कम में से एक है। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सरकार ने कौन सी रणनीतियाँ अपनाई हैं महंगाई को रोकने के लिए? पहला क्या किया सरकार ने? कच्चे माल, फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है। अब विदेश, देखिए कोकिंग कोल किस लिए मांगता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्री, जो स्टील फैक्ट्रीज होती हैं, उनके लिए मंगाया जाता है। तो उन पर आयात शुल्क घटा देने से क्या होता है? कच्चा माल पर अगर आयात घट जाएगा, शुल्क घट जाएगा, तो नीचे कस्टमर को भी सस्ता माल मिलने लगता है, इसलिए महंगाई दर क्या होती है? कम हो जाती है। अगला क्या है? पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध तरीके से कटौती की गई, ठीक है, वो भी महंगाई कम करने का एक प्रयास है। कपास में सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया, ठीक है, अगर विदेशों में से कपास को भेजना है तो सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो और महंगाई कम हो, ठीक है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई, ठीक है। देखिए ये है, कपास का सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया विदेशों से आने वाले, जिससे, ठीक है, जिससे क्या हो कि जो कपड़े आते हैं, ठीक है, या फिर जाते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से है, ठीक है, जिससे क्या हो चीज़ें महंगी ना हो।
और आगे क्या है, गेहूं के निर्यात पर रोक। गेहूं अगर निर्यात पर, देखिए यूक्रेन वॉर के बाद विश्व मार्केट में गेहूं की खपत जो है वो उसके गेहूं की खपत जो है वो उसके उत्पादन से ज़्यादा हो गई, क्योंकि यूक्रेन वॉर के चलते यूक्रेन जो है गेहूं का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, ठीक है। और जिसके कारण भारत को ये समस्या थी कि अगर गेहूं निर्यात लगातार होता रहा तो भारत में भी गेहूं की खपत गेहूं की खपत उसके स्टॉक से ज़्यादा हो सकती है। इसलिए भारत ने गेहूं के निर्यात को रोक लगा दिया। ये भी महंगाई को रोकने का तरीका बताया गया है। आगे देखते हैं हम लोग 6ठे अध्याय में सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक। देखिए सामाजिक अवसंरचना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट। जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। सरकार अगर व्यय में वृद्धि करती है तो जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। देखिए इस क्षेत्र में क्या किया गया, स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य की अनुमानित व्यय बढ़ाकर 2.1% कर दिया गया। पूरे जीडीपी का 2.1% स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। बाल मृत्यु दर 5 साल में कम उम्र के बच्चों, 5 साल से कम उम्र की मृत्यु, बाल मृत्यु दर हमेशा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काउंट किया जाता है, ठीक है। और एनएमआर नेटल मोर्टेलिटी रेट यानी नवजात शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, ठीक है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया। यानी आयुष्मान भारत योजना क्या है, जिसमें 5 लाख तक फ्री इलाज किया जा सकता है। और ऐसे कितने लाभार्थी हो चुके हैं, तो 22 करोड़। आयुष्मान भारत के तहत 1.5 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर को चालू किया गया। ये भी याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रकाश डाला गया है कि यूएनडीपी की बहुआयामी MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, बहुआयामी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 41.5 करोड़ लोग 2005-6 वर्ष से 2019-20 वर्ष के बीच में गरीबी से उभरे। देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूएनडीपी ने एक डेटा जारी किया है, ठीक है। इसमें यूएनडीपी ने कहा है कि 2005-6 वित्तीय वर्ष से 2019-20 तक, यानी कुल लगभग कितने होते हैं, लगभग 15 वर्षों के बीच में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं भारत में, 41.5 करोड़ लोग, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। आगे देखते हैं हम लोग, वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। देखिए PM श्री स्कूल जो है वो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 14,500 से अधिक स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे स्कूल जैसे कोई भी ज़िला है उस पर एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, ठीक है, और उसको बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है, जिससे वो आगे काम कर सके, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हाँ।